हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। चलिए, एग्जाम की तैयारी हो रहा है। बोर्ड एग्जाम तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपका फरवरी में एग्जाम है भाई साहब। फरवरी में एग्जाम होने वाला है। कब? 15 फरवरी निश्चित कर दिया गया है। आपका बहुत बड़ा अपडेट ये है कि आपका 15 फरवरी से एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का होने वाला है। कब? तो 15 फरवरी 2026 में। तो तैयारी कर रहे हो ना? नहीं कर रहे हो तो जुड़ जाओ अभी भी। किससे? LTR जीके स्टडी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाओ, जहां आपको क्लासेस मिलेंगे पर डे का, आपका कंप्लीट करवाने का। तो हम लोगों ने ये आज जो देखा है पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2। हम लोग पहले इस वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं, इसका क्लास कंप्लीट कर चुके हैं आधा हम लोगों ने। तो आज जो बात करेंगे ना, क्लास 10 का होगा, जियोग्राफी होगा, और जो बात होगा वो क्या हो जाएगा, संसाधन पर। किसका? संसाधन और विकास पर आज हम बात करेंगे। इंग्लिश में बात करें तो डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इंग्लिश भी थोड़ा वर्ड जानना है और हिंदी तो जानना ही जानना है। तो आज इस वीडियो पर इस कवर करने वाले हैं पूरा क्लास को। तो वीडियो को टकटकी लगा के अंत तक देखना है, और वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है और हमें फॉलो कर लेना है। चलिए, आज बात करेंगे आपको लेके कहाँ, क्लास 10 क्लासेस में मजा आने वाला है। अगर नींद आ जाए ना तो कमेंट कर देना, और ना मन नींद आए, मजा आ जावे तो भाई साहब इतना कहना चाहता हूँ कि आप मेरे को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपको ऐसे ही क्लास देता रहूँ और आप सब मस्ती में पढ़ते रहो। चलो आते हैं ना। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे संसाधनों का विकास, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। यहाँ तक संसाधनों का विकास तक हम लोगों ने क्लास यानी पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं ना तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लेना पार्ट 1, और बेहतर तरीके से अपनी क्लास को कंप्लीट करना, ठीक है ना। चलिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्या होने वाला पॉइंट हमारा होगा, सतत पोषणीय विकास। क्या होने वाला मेरे लाल लालियो? सतत पोषणीय विकास। तो बात करें ना, संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। यानी कि वर्तमान से अभी का तो जो पीढ़ी है वो तो संसाधनों का उपयोग करे ही, लेकिन आने वाले बच्चों का भी ख्याल रख के तो संसाधनों का इस्तेमाल करना है। कह रहा है सतत पोषणीय विकास कहलाता है। वही क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। यानी हम जो संसाधन यूज कर रहे हैं वह संसाधन तो यूज हो ही रहा है, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाले भविष्य है, उनको भी वो संसाधन प्राप्त हो, इसके लिए बचा के काम करने को ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। कैसे लगा? एक पॉइंट याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद नहीं रहेगा तो रटवा देंगे, रटवा देंगे और रट के जाना है। सतत पोषणीय विकास क्या करना है? रट के जाना है। यानी कि सबसे आसान सरल शब्दों में कहा जाए सतत पोषणीय विकास, तो हम जो संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाले बच्चों तक, आने वाले लोगों तक ही ये संसाधन बचा कर रखें और धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करें, तो वही क्या है? सतत पोषणीय विकास आने वाले तक। अब देखो एजेंडा 21 क्या कहता है मेरे लाल लालियो? एजेंडा 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा VVI है। एजेंडा 21 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको इधर करते हैं ताकि आपको और मज़े तरीके से पढ़ा सकूं मैं आपको। ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मत जाओ छोड़ के मुझे, चला जाओ पीछे, आ जाओ। अभी एक एक चीज़ बाकी है, टेंशन मत लो, मज़ा आने वाला है। चलो आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कहाँ बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो कहाँ बात कर रहे थे? एजेंडा 21 की बात कर रहे थे। एजेंडा 21 क्या होता है? देखो क्या कहता है, 1992 में ब्राजील के शहर, कहाँ? 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में एक राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। क्या किया? एजेंडा 21 कब पारित किया? 1992 में। कब? 1992 में। कहाँ हुआ था मीटिंग? कहाँ हुआ था सम्मेलन? तो कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेवा में हुआ था। कहाँ? ब्राजील के रियो डी जेनेवा में हुआ था। क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन किया गया था, विकास सम्मेलन किया गया था, जहाँ पे क्या किया गया था? 21 एजेंडा 21 को पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ तक खत्म। अब देखो कहता क्या है आगे, थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए उसका उद्देश्य क्या था, बात इसी उद्देश्य क्या थी देख लो। कहता है जिसका उद्देश्य क्या था, तो समान हितों को पारंपरिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा करना था। क्या क्या करना था? पर्यावरण को नुकसान से बचाना था
पर्यावरण को नुकसान से बचाना था, ठीक है, पर्यावरण क्षति से बचाना था, गरीबी हटाना था, तो और रोग यानी बीमारी को हटाना था। इन सबको हटाने के लिए एजेंडा 21 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था मेरा लाल लालियो? एजेंडा 21 को पारित किया गया था आपका 1992 में। कब? 1992 में। कहाँ पर सर? ब्राजील के शहर में। कहाँ? ब्राजील के शहर जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में किया गया था, यानी रियो डी जेनेरो में किया गया था, ठीक है। जो कि आपका बात कर रहे थे उद्देश्य क्या था, आपको उद्देश्य पता चल गया कि उद्देश्य ये था पर्यावरण को क्षति से बचाना, गरीबी हटाना और रोगों को निपटारा दिलाना, रोगों से निपटारा दिलाना, ये उद्देश्य था एजेंडा 21 का, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट कहता है, अगला पॉइंट कहता है संसाधन नियोजन। क्या कहता है मेरे लाल लालियो? संसाधन नियोजन। संसाधन के लिए नियोजन बनाइए ना बनाइए। देखिए कहता है ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिनके द्वारा संसाधन का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, संसाधन नियोजन कहलाता है। तो संसाधन नियोजन क्या कहलाता है? यानी कि नियम के अनुसार आप धीरे धीरे हर संसाधन का इस्तेमाल करिए, एक बार ही खत्म ना कर दे, नियम के अनुसार धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करिए और आगे के भविष्य तक रहने दीजिए, ताकि धीरे धीरे उस संसाधन का इस्तेमाल कर सके। इसी को ही कहते हैं संसाधन नियोजन। क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन। क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन। किसको कहते हैं? तो सिंपल सी बात, अगर सरल भाषा में और जानना है विस्तार से, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि संसाधन को धीरे धीरे से खत्म करना है, ना कि एक बार में ही खत्म कर देना है। तो वही है संसाधन नियोजन। चलो मेरे लाल लियो आगे बात करते हैं भारत में संसाधन नियोजन किसका? वो तो सिर्फ संसाधन नियोजन था। अब बात करें भारत में संसाधन नियोजन, तो एक एक पॉइंट करके क्लियर करेंगे। कहीं दिक्कत हो जाए तो कमेंट में पूछना, वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमें फॉलो जरूर करना। क्यों सर? क्योंकि आपको पूरा रेगुलर क्लास मिलने वाले हैं। कहाँ? LTR जीके स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। कहाँ मिलेगा? LTR जीके स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। क्या मिलेगा सर? क्लास 6 से नहीं बल्कि क्लास 8 to 12 तक की क्लासेस आपको प्रोवाइड करेगा। कौन? कलाम सर करेगा, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मन लगा कर पढ़िए और जो भी मेरे से हेल्प चाहिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर SMS कर सकते हैं 9263 30 7305 7305। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब कहता क्या है ये देखना हमारा। कहता है कि भारत में संसाधन नियोजन के बारे में। तो देखिए संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है, समुचित विकास करने के लिए, सभी का विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखें। किसका? बुद्धि, टेक्नोलॉजी का और कौशल यानी बुद्धि का और संस्थागत बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी नियोजन बनाना है उसके बारे में बात कर रहा है। देखिए बात करता है पहला, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है, ठीक है। भारत में तो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। कब किया गया था ये पूछ देता है सवाल, तो 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना था वो था भारत में 1951 में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं मेरा लाल लालियो। आगे कहता है भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे। क्या क्या संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु थे, उन पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो मजा आ जावे तो लाइक कर देना है और नहीं मजा आवे तो कमेंट कर देना है। और मजे के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है। आपको एग्जाम का कोई डर नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है। आपको पता है एग्जाम पैटर्न में चेंजिंग है वो 50+50 होने वाला है आपका। यानी कि नहीं समझाया ना सर जी, आपको समझाते हैं। यानी कि 50+ जो होगा 50 वो ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे और 50 नहीं यहाँ बल्कि 30 जो होंगे वो सब्जेक्टिव सवाल होंगे। क्या हो जाएंगे? सब्जेक्टिव सवाल होंगे और 50 सवाल ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा। मजा आ रहा है? आगे चलो देखो अभी समझाते हैं। कहता है पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाइए। जितना भी संसाधन है उन सब लिस्ट बनाइए, तालिका बनाइए। उसके बाद आप उस बुद्धि को, नॉलेज को, ज्ञान को एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से विस्तार से कीजिए। देखिए कहता क्या है पॉइंट नंबर 2 में कि उपयुक्त कौशल, बुद्धि, कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत
ढांचों के सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार कीजिए। क्या कीजिए? नियोजन ढांचा तैयार कीजिए, यही कहता है। अब देखिए कहता है तीसरा पॉइंट कि संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाइए। सही तालमेल किसके बीच? तो संसाधन नियोजन और विकास के संसाधन जब हम अगर कर रहे हैं, संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सब विकास भी कैसे करें ना, इन दोनों का तालमेल बराबर होना चाहिए, ना कि विकास ज्यादा हो गया और संसाधन खत्म तो इससे भी बर्बाद। यानी कि अब मान लो कि संसाधन हो ही नहीं रहा और संसाधन खत्म, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक तालमेल, एक बराबरी में करना चाहिए, एक बराबरी, एक तराजू के पहले में बराबर होना चाहिए। ऐसा कहने का काम करेंगे कि संसाधनों का नियोजन भी बनाइए और विकास भी नियोजन कीजिए, विकास का नियोजन भी बनाइए कि विकास भी हो और संसाधन का सही यूटिलाइजेशन भी हो, ये कहता है हमारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संसाधन संरक्षण। भाई साहब संसाधन संरक्षण करना हमें अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है सर जी? अगर खत्म हो गया तो आने वाला पीढ़ियों को मिलने वाला नहीं है। क्या होने वाला है? आने वाला भविष्य के जो बच्चे हैं उनको ये संसाधन मिलने वाला नहीं है, तो उसके लिए हमको संरक्षित करना जरूरी है, बचाना जरूरी है। कैसे कैसे? देखिए कहता है संसाधनों का उचित प्रबंध ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा इस प्रकार का प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए। इस तरह से उसका इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो जल हो, भूमि हो, या वनस्पति यानी जंगल हो, या मृदा हो, मिट्टी हो, उस तरह से आप उसका इस्तेमाल करें ताकि आने वाला भविष्य की पीढ़ियों को भी इनका इस्तेमाल कर सके वो सब। यही कहने का मतलब है संसाधन को संरक्षण करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो ना तो पूछ देगा। ठीक है, देखो यहाँ आपको ये तस्वीर दिखाते हैं अब भू संसाधन के बारे में। किसके बारे में? भू संसाधन। देखिए तस्वीर थोड़ा देखिए, भू संसाधन। देखिए यहाँ क्या है, नॉर्मल फैक्ट्री से खेती किया जा रहा है और यहाँ पे उद्योग लाया गया। क्या किया गया है? उद्योग, जहाँ प्रदूषण किया जा रहा है और यहाँ प्रदूषण की नहीं किया जा रहा है। देखा है ना? अभी देखिए संसाधनों का, भू संसाधन के बारे में बात करेंगे तो चर्चा करते हैं एक एक करके। देखिए पहला पॉइंट हमारा कहता है भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, सबसे महत्वपूर्ण। अरे भाई भूमि में अगर हम नहीं रहेंगे, भूमि अगर बंजर है तो क्या उत्पादन करेंगे? उत्पादन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे उत्पादन। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो क्या खाओगे? चावल कहाँ से? प्लास्टिक वाला खाओगे? प्लास्टिक खा कितना दिन जिंदा रहोगे जी? है? कितना दिन जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते जिंदा रह। यानी प्लास्टिक वाला चावल हमारे लिए नहीं है। हम धरती की सीना चीर के अपने हक का चावल निकालेंगे और भोजन करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? संसाधन जो हमारे मिट्टी है उनको बचा के रखना पड़ेगा। उनको नहीं बचाएंगे ना तो खराब हो जाएंगे, यानी कि मरुस्थल बन जाएंगे। मरुस्थल मतलब क्या होता है? मरा हुआ मिट्टी बन जाएगा जहाँ उपजाऊ नहीं हो पाएगा। तो उपजाऊ के लिए हम क्या करना पड़ेगा? मिट्टी को बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अति आवश्यक नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। कौन? मिट्टी। उसके बाद बात करें प्राकृतिक वनस्पति। भाई साहब जंगल बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें जब मिट्टी की जरूरत पड़ती है तो हमें वायु की भी जरूरत पड़ती है। बिना वायु के हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। रह पा लोगे क्या? रह लोगे? बिना वायु के, बिना हवा के आप एक पल नहीं रह सकते हैं। तो कहाँ से मिलता है हमें वायु? तो मिलता है वनस्पति से। कहाँ से मिलता है मेरा लाल लालियो? वनस्पति यानी जंगल से, यानी पेड़ पौधे से हमें हवा मिलती है। जो हवाएं हम लेते हैं वो हवाएं कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधे से। उसके बाद वन्य, क्या कहता है? वन्य जीव, यानी कि जंगल में जो रहने वाले जीव हैं उनसे भी तो बहुत कुछ मिलता है सर जी। दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलता है। ये सब कहाँ से? तो रहने वाले जीव जंतु से। बात करें मानव जीवन के बारे में तो हम चोरी है क्या चीज की? ऑक्सीजन की, जल की, मिट्टी की, इन सब की आवश्यकता है हमें, तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे। अदरवाइज जिंदा रह पाएंगे? खल्लास हो जाएगा। फिर कहेगा राम नाम, तो राम नाम कहने वाला भी कोई नहीं बचेगा, है कि नहीं? अगर ये चीजें ना हो, कौन कौन? अगर जल ना हो, वायु ना हो और पोषण यानी भोजन ना हो, और भोजन ना हो तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे मेरे लाला जी। इसको बचाना अति आवश्यक है। इसको बचाना भी और इसको बचाना। ये कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? ये मिट्टी से। कहाँ से? भूमि से। भूमि से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? भूमि से। अब भूमि में क्या है? तो वन है। क्या है? वन है। वन्य जीव से वन्य है कि नहीं है? है। आगे देखो कहता है, थोड़ा स्पीड अगर लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा स्पीड बोल रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, और अगर दोबारा देख लोगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि हमारे बहुत बड़े विद्वानों ने कहा है कि एक बुक को 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़िए। ये कहा है। कहता है जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं
यानी पैसा का काम भी हो जाएगा सर। कैसे? खाल मिलेगा ना सर जी, फल फूल तो मिलेगा ना सर जी, कहाँ से? जंगलों से ना मिलेगा, तो फल फूल मिलेगा, कंद मूल मिलेगा, फल मिलेगा, कहाँ जाएगा सर? बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया काम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। उसके बाद कहता है परिवहन तथा संचार। क्या कहता है? परिवहन, चलने के लिए हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या चाहिए? परिवहन। क्या उसे दौड़ोगे? ऐसे दौड़ जाओगे? नहीं ना जाओगे, किसी जाओगे घूम घूम वाला गाड़ी स्टार्ट करोगे और एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवेश कर जाओगे। तो क्या है वो चाहिए? इनको परिवहन चाहिए। आज संचार के बिना कोई उपाय है? आज जो तुम पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से ही तो पढ़ रहे हो मेरा लाल। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य भूमि पर ही आधारित है। स्वास्थ्य, अगर हमारा हेल्थ ही सही नहीं रहेगा, बाकी सब रह जाए, तो क्या हमारे लिए उपयोगी होगा? जी नहीं। ठीक है, हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। जब तक हमारे जिंदगी में सांसें हैं, हमारे ऊपर क्षमताएं हैं, ताकत है, तब हर कुछ है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम गाड़ी चला पाएंगे, स्वास्थ्य रहेगा तभी पढ़ पाओगे, स्वस्थ रहेगा तभी आप परिवहन चला पाएंगे, स्वस्थ रहिएगा तभी आप किसी भी काम को कर सकते हैं, स्वस्थ रहिएगा तब आप जिंदा रह पाएंगे, स्वस्थ रहिएगा तब आप जानवरों को शिकार कर पाएंगे, और स्वस्थ रहिएगा तब ये वनस्पतियों से फल फूला पाएंगे, वरना वही हाल फिर राम नाम वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल कहता है, पॉइंट में थर्ड कहता है भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि एक सीमित है, हाँ भाई साहब, भूमि एक सीमित है, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि गर्मी आठ बढ़ते जा रहे हैं, टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, तो पानी की स्तर बढ़ते जा रहा है, भूमि डूबते जा रहा है। तो भूमि क्या है? एक सीमित संसाधन है। कौन? भूमि क्या है? एक सीमित संसाधन है। देखिए इसमें, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। इसका संसाधन जो उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। किसका? भूमि का। आज तो खूब धुआं धुआं कर रहे हैं, भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन याद रखना आप जहाँ रह रहे हो उसी चीज में छेद कर रहे हो, तो जल्दी जाने वाले हो, ध्यान से सुधर जाओ, वक्त है। ठीक है, तो बात करें यहाँ देखो कहता है योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से क्या करना है? योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। किसका? भूमि का उपयोग योजनाबद्ध यानी तरीका से करें। जैसे बात करें तो यहाँ दिन भर खेती कर रहे हैं, यहाँ पर डेली, तो योजना से तो छोड़ दो कि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी भी आ जाए, यहाँ फिर खेती करो ना भाई साहब, यहाँ खेती करो, फिर यहाँ खेती करो। ऐसा आप अलग अलग जगह पे खेती करो, जिसको हम लोग कहते थे घूम खेती। एक ही जगह पे खेती कर रहे हो, उस मिट्टी को क्या कर दोगे फिर बाद में? उपजाऊ नहीं बच पाएगा मेरा लाल नहीं हो। ठीक है, अब चलो इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवा रहे हैं मेरे साथियों। आपका सपोर्ट ही, आपका प्यार ही मेरा सपोर्ट है। आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी को कि और भी ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैं आपको एग्जाम का टेंशन मैं लूँगा, आपको एग्जाम क्लियर करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो मेरा काम रहेगा आपको बेहतर तरीका से एग्जाम में क्वालिफाई करवाना, और आपका काम रहेगा बेहतर तरीका से वीडियो को शेयर करना, ताकि दोस्त भी पढ़ पाए। तो कहता है एक सवाल, अगला पॉइंट कहता है भारत में भूमि संसाधन। क्या कहता है? भारत में भूमि संसाधन के बारे में बात करता है। तो लगभग 43%, कितना? लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। क्या है? यानी कि मान लो भारत में 100% भूमि है, 100% में जो भूमिया है ना मेरे लाल नदी, उसमें कहता है कि 43% क्या है? 43% जो है वो भू क्षेत्र मैदान है, जहाँ पे आप रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ये कह रहा है, कहता है जो कृषि और उद्योग का विकास के लिए सुविधाजनक है। क्या है? कृषि और विकास, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 43% में, तो कृषि कर सकते हैं और उद्योग कर सकते हैं। कृषि और उद्योग फैक्ट्री लगा के अपना काम चला सकते हैं। इसमें 43% में, अभी 100% का 43% निकल कर आया बाहर। कहता है अगला पॉइंट, लगभग 30% भू क्षेत्र क्या है? विस्तृत रूप से पर्वतीय इलाका है। कौन सा? तो देखो यहाँ 100 का था, अब 100 का कितना आ गया? 30% जो इलाका है वो क्या है? भू क्षेत्र है। भू क्षेत्र में क्या है? तो पर्वत है। क्या है? पर्वत है। याद रखना बेटे, बेटे क्या है? पर्वत, पर्वत है। क्या है मेरा लाल लालियो? पर्वत है। क्या है? पर्वत है। कितना पर्वत है? तो 30%। कितना पर्वत है? भूमि 30%। किसा? भारत का 30% है। आगे दिखाता है जो 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, यानी 12 मासी यानी 12 महीने तक नदियां जो चलती रहती है, कभी बंद नहीं होता है, 12 महीने तक बहती रहती है, उसको संचालित करती है। कहता है पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का आदान प्रदान करता है। पर्यटन यानी एक स्थान से आदमी घूमने जाता है ना, एक स्थान से देखने गया है ना, उसको बोलता है पर्यटन स्थान। तो पर्यटन विकास के लिए अनुकूल है, वहां पर आप घूमने के लिए भेजिए, वहां बिजनेस के स्टार्ट कीजिए। क्या चाहिए?
यानी कि बिजनेस यहाँ पर भी हो जाएगा, व्यापार हो सकता है। कैसे व्यापार होगा सर? तो आप घूमने के लिए बुलाइए, जगह बनाइए घूमने जैसा, वहाँ पे लोग घूम पाए, तो वहाँ जब घूम पाएगा दूर दूर से आदमी आएंगे यहाँ पर ही, तो यहाँ पर क्या होगा? बिजनेस होगा, दुकानें लगेंगी, नदियाँ दुकानें लगेंगी, वो सारा कुछ होगा, बिजनेस हो जाएगा। इससे तो क्या हो जाएगा? इसमें आर्थिक क्रियाएं में शुरुआत हो जाएगी। अब कहता है पॉइंट नेक्स्ट, ये कहता है पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो पर्वतीय इलाका है हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है 27% प्रतिशत हिस्सा पठारी क्षेत्र है। कितना? 100% का आ गया यहाँ, 27% जो हिस्सा है वह क्या है? पठारी या पर्वत था, पठारी इलाका आ गया। क्या चीज? पठारी इलाका। कितना? 27% पठारी इलाका आ गया। ठीक है, पठारी इलाका है जिनमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार होता है। इसमें जीवाश्म वनों का अपार संचय कोष होता है। किसका? तो जो 27% बच रहा है क्या है? पठारी है, जहाँ आपका मिलता है खनिज मिलता है, जीवाश्म ईंधन मिलते हैं, वनों का अपार मिलता है, वनों को लकड़ियाँ मिलती हैं, वो से तो ये पठारी इलाका। देखिए ये सारा हमारा बन के आता है, तो अगर इसमें ऐड कर दोगे तो ये 100% हो जाता है पूरा। ठीक है, देख लो जोड़ के आप, उससे यहाँ पे 100% हो जाएगा। चलिए मेरे लाल लालियो, मजा आया। आगे पॉइंट में चले, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ तो जल्दी से ले लो ना भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अब नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं आगे। देखो हमारा पॉइंट जो क्या कहता है मेरा लाल लालियो, वो हमारा अगला पॉइंट कहता है भू उपयोग। क्या कहता है? भूमि का उपयोग करना, कैसे कैसे करना। देखिए कहता है पहला पॉइंट कहता है भौगोलिक प्रक्रिया जिसे अनुसार भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। किसी बिजनेस के लिए, आर्थिक यानी पैसा, आर्थिक यानी अधिक हो गया है, आर्थिक होगा आर्थिक। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है, बिना पैसा के लिए कुछ भी काम नहीं होता है आजकल। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है देखो भू उपयोग के निर्धारण करने वाले तत्व। क्या क्या तत्व है इस बारे में देखिए। कहता क्या है? भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व। पहला ही कहता है वन। क्या कहता है? वन में पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र। क्या? एक विशाल क्षेत्र बनाइए, एक पेड़ लगा के पूरा विशाल क्षेत्र बनाइए, और उस पेड़ को हम बाद में काट भी सकते हैं। क्या करते हैं? पेड़ को हम उसको बाद में बेच सकते हैं, जहाँ हमको उससे आर्थिक लाभ हो। ठीक है, अब कहता है पॉइंट देखिए अगला कहता है कृषि के लिए उपलब्ध भूमि। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि कहता है तो बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि परियोजना में लाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, उद्योग, ये सभी हैं जहां आपको गैर कृषि भूमि उपलब्ध करता है। तो हमको क्या चाहिए? बंजर भूमि चाहिए जहां हम इमारत बना सके, सड़कें बना सके। ठीक है, लेकिन कृषि योग्य भूमि हमको जहाँ कृषि कर सके, ये सब लाया गया है कृषि योजना में। उसे कहता है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि जो परती है, यानी कि जिसको हम खेती उती नहीं करते हैं, उसको कहते हैं प्रतिभूमि। देखिए कहते हैं वर्तमान प्रति जहाँ कृषि 1 वर्ष उससे कम समय खेती ना की गई हो, यानी 1 वर्ष से भी कम खेती किया गया हो उस भूमि में, उसको प्रतिभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रतिभूमि। अब कहता है अन्य प्रति। क्या कहता है? अन्य प्रति। तो अन्य प्रति जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई हो। कितना? 1 से 5 वर्ष तक खेती उस जमीन में नहीं किया गया हो, उसे को अन्य प्रतिभूमि कहते हैं। उस भूमि में, जिस भूमि में 1 वर्ष से 5 वर्ष तक खेती नहीं किया गया हो, वो कहता है अन्य प्रतिभूमि। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल कहता है देखो, कहता है अन्य कृषि योग्य भूमि। क्या कहता है? अन्य कृषि योग्य, यानी अगर धान की खेती कर रहे हैं तो उसके अन्य, उसके अलावा जो भी खेती किया जाए वो अन्य कृषि भूमि योग्य। कहता है कि अस्थायी चारागाहों तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों और उपवन के अधिक भूमि है। उपवन के अधिक भूमि, बहुत सारे फसल का, बहुत सारे चारागाह के लिए जो भूमि छोड़ दिए हैं आप, यहाँ फल लगा दिए, उसमें छोड़ दिए, वहाँ जानवर चरेगा, मवेशी चरेगा, उसके लिए छोड़ दी जाएगा। तो कहता है कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष से या 5 वर्ष या उससे अधिक खाली छोड़ दिए गए। 5 वर्ष तक खेती किए, उसके बाद 5 वर्ष तक खाली छोड़ दिए, 5 साल तक फ्री है, सही कुछ नहीं किया उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? अन्य कृषि योग्य भूमि। अब कहता है क्या है मेरा लाल लालियो? कहता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र जहां हम क्या करेंगे? खेती। क्या करेंगे? खेती। तो भी सही ढंग से करेंगे खेती। क्या करेंगे? खेती। देखिए कहता है एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोया गया क्षेत्र, 1 बार से अधिक खेती करेंगे किसी भी क्षेत्र में। अगर 1 बार फसल लगाए
उससे दोबारा फसल लगाएं, एक बार से अधिक किया गया क्षेत्र को ही शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको तो हरासमेंट आ रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है? हंसो हंसो। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो भाई, अरे लाइक करो, तुम लोग इतना मेहनत करते हैं यार, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करते हो, आप देखते नहीं हो। अरे देखो तो फिर मजा आएगा। मेहनत आपका रंग लाएगा कब? जब आप खुद मेहनत करोगे। इंसान इंसानियत ढूंढता है, पहचान नहीं। किताबें आशिक ढूंढता है, इंसान नहीं। अगर तुम पढ़ोगे सही से, किताबों को दोस्त बनाओगे तो ही आपका पहचान बनेगा। अदरवाइज सब पढ़ रहा है, सब पास होगा, लेकिन अलग करना है तो देखना पड़ेगा। क्या चीज? कलाम सर का वीडियो देखना पड़ेगा। अदरवाइज पास तो सब होना है, पास तो सबको होना है, लेकिन अगर अलग करना है तो कलाम सर से आना है और वीडियो को पूरा देखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं पर, है ना? एनर्जी आया कि नहीं आया? अगर नींद लग रहा है तो आंख को बंद कर लो, आंख को बंद करो और सोचो एक बार, क्या कि जो हमारे माँ बाप ने किए हैं वो हम भी करें, या जो हमारे माँ बाप ने किए हैं क्या वो हम भी करें? नहीं कर पाओगे मेरे लाल लाली, नहीं कर पाओगे। जो आपके माँ बाप ने कर चुका है वो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप बेहतर तरीका से पढ़िए। जितना बेहतर तरीका से पढ़ोगे उतना आगे पहुंचोगे। कहता है देखो पॉइंट कि भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार, भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप के प्रकार। देखिए कैसे कैसे भी प्रकार बटेंगे ना, अब मजा आने वाला है। थोड़ा यहाँ से ध्यान से अब देखना, थोड़ा सा और अब जो उसमें आके देखो, थोड़ा सा कंटिन्यू बना के देखो। थोड़ा क्या करना है आपको, अब टक टकी लगा के देखना है। क्या करना है? टक 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 टकी लगा के देखना है। नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आदमी कहता है ना कि हड़बड़ में हो गया गड़बड़, तो रिजल्ट में एक नंबर के लिए अगर गड़बड़ हो गया ना मेरा लाल लाली हो, तो आप रो पड़ोगे। इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट नहीं सही देख लो ना, देख लो। मजा आएगा तो छोड़, मजा आएगा तो 1 नंबर बढ़ेगा, नहीं मजा आएगा तो भी 2 नंबर बढ़ेगी। कैसे? आपकी बुद्धि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। कहता है देखिए, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, भौतिक कारक है तो कौन कौन से हैं? पहला है आकृति। क्या है? आकृति, डिजायर, मृदा, जल, जलवायु। क्या है? मृदा, जलवायु और तो और तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, जैसे जनसंख्या घनत्व, कहीं ज्यादा कहीं कम, प्रौद्योगिकी क्षमता, कहीं फैक्ट्री लगाया हुआ है, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। ये सब चीजें शामिल है। अब देखो जो असली पॉइंट आता है ना आपका, अब यहाँ से खेल हमारा शुरू होता है। कहता है भू निम्नीकरण के कारण। क्या क्या कारण है? तो कहता है पहला आपका वो है खनन। क्या है मेरा लाल जी? वो है खनन। तो खनन क्या होता है? यानी कि जो खुदाई करके जमीन के अंदर से निकाला जाता है उसको खनन कहते हैं। क्या कहते हैं? खनन। अब कहता है क्या चीज? कहता है अगला पॉइंट है, वो है हमारा अगला पॉइंट। कहता है अतिचरण। क्या कहता है? अतिचरण। खूब चरा रहे हो बैलन के, क्या कर रहे हो? खूब चरा रहे हो बैलन के, उसी को कहते हैं अतिचरण। खूब बहुत ज्यादा चरण चराया जाता है उसको अतिचरण। अब कहता है अति सिंचाई, यानी खूब ज्यादा पानी को पटाना को ही अति सिंचाई कहते हैं। उससे कहता है औद्योगिक प्रदूषण। क्या है? औद्योगिक प्रदूषण, इन फैक्ट्रिया से जितने निकलने वाले प्रदूषण है वो प्रदूषण कर रहे हैं, तो क्या है? औद्योगिक प्रदूषण। अब कहते हैं वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन का मतलब होता है मेरा लाल वाली पेड़ों की कटाई। क्या होता है? पेड़ों की कटाई करके सफाई कर देना, सफाई किया जाना ही को कहते हैं वनोन्मूलन। आगे देखो, देखो यहाँ पर बात करें ना, कहता है भूमि संरक्षण के उपाय। बहुत सारे उपाय मेरा लाल जी, अभी बहुत बाकी है। तो चलो बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे आपका नेक्स्ट, ठीक है? टॉपिक को करेंगे फिर अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट में इसको कवर करेंगे, ताकि आपको पूरा भी मिट्टी के प्रकार वगैरह सारा कुछ बाकी है जहाँ वो मैं करने वाला हूँ। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों आज फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।